नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केएसपी पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बायो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कक्षा 6 की केमिस्ट्री भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज कक्षा 7 का अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। और ये जो अध्याय है ये दोस्तों अपना जो पिछला अध्याय था सेम उसी पे रिलेटेड है। तो अगर आपने पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप रीट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साइको की वीडियो मैंने अलग से प्रोवाइड करवा रखी है और इन टॉपिकों से टेस्ट सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है। इसके साथ साथ जो अन्य टॉपिक है उनकी भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे आप जुड़िए हमसे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का जो अध्याय है दोस्तों पदार्थों का पृथक्करण, इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता और पृथक्करण की विधियां क्या क्या है, इनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं पदार्थ एवं मिश्रण। थोड़ी सी शक्कर अपनी हथेली पर लीजिए। आप देखेंगे कि इसमें आपको केवल एक ही प्रकार के कण दिखाई देते हैं, यानी ये सारे के सारे कण किसके हैं? शक्कर के हैं। अब आप अपने घर के आसपास से मुट्ठी भर बालू मिट्टी लेकर उसे ध्यान से देखिए। इसमें आपको कई प्रकार के कण जैसे मृदा, छोटे कंकड़, घास फूस आदि दिखाई देंगे। दोनों पदार्थों में क्या अंतर है, आओ चर्चा करें। शक्कर एक पदार्थ है जबकि बालू मिट्टी मिश्रण है। मिश्रण के उदाहरण हैं दोस्तों वायु, शरबत, आइसक्रीम, दूध, समुद्री जल, बालू मिट्टी आदि, ये सारे मिश्रण के उदाहरण हैं। तो पिछले अध्याय में आपने इन पे अच्छे से चर्चा की है, तो ये आपको अच्छे से समझाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले अध्याय में आपने पूरा इसके बारे में वर्णन पढ़ा था। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मिश्रणों के अवयवों को नीचे दी गई सारणी में लिखिए। तो ये टेबल है दोस्तों, इसमें कुछ बता रखे हैं और कुछ आपको नोट करने हैं। अब अपने पढ़ते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को मिश्रण के घटक या अवयव कहते हैं। कुछ मिश्रण में इन घटकों को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि कुछ में मिश्रण के घटकों को देखना संभव नहीं होता है। गतिविधि दर्शा रखी है पहली कि कांच का एक गिलास लीजिए, उसको पानी से लगभग आधा भरिए और 1 चम्मच नमक डालकर हिलाइए। नमक इसमें घुल जाता है। इस मिश्रण में पानी और नमक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, यानी ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित हो किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते सममांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे कि नमक का जलीय विलयन। तो ये चित्र में भी दर्शा रखा है और इसको अच्छे से आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। दूसरी गतिविधि दर्शा रखी है कि कांच के एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए, इसमें एक छोटा चम्मच मूंगफली या सरसों का तेल मिलाकर हिलाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि बीकर में पानी तथा तेल की 2 अलग अलग परतें दिखाई देती है। अतः ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे पानी तथा तेल का मिश्रण। तो ये चित्र में दर्शा रखा है, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों की प्रकृति के आधार पर मिश्रणों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सममांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब पढ़ते हैं अपने पृथक्करण। आपने अपनी माताजी को गेहूं बीनते हुए देखा होगा। आपकी माताजी गेहूं में से छोटे छोटे कंकड़ या अन्य अनाज के दानों की अशुद्धियों को हाथ से बीनकर अलग करती है। यदि आपको गेहूं, जौ, मक्का मिलाकर दिया जाए और उन्हें अलग करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप पहचान के आधार पर गेहूं, जौ और मक्का के मिश्रण को हाथ से बीनकर अलग करते हैं। इस प्रकार किसी मिश्रण में से प्रत्येक अवयव को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। मिश्रण के अवयवों को पृथक या अलग करने की आवश्यकता। मिश्रणों से अशुद्धियों को पृथक करके हम उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, सामर्थ्य एवं उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। साथ ही मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सीमेंट में अशुद्धि के कारण उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है, सोने में अशुद्धि से उसकी चमक कम हो जाती है, अशुद्ध जल को पीने से हम बीमार हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण से अवयवों को पृथक करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिश्रण से
उसके अवयवों को पृथक करने की कई विधियां प्रचलित है। आइए जानिए। तो वीडियो में सबसे पहले पढ़ते हैं अपने बिनना। गेहूँ, चावल, दाल में अनुपयोगी पदार्थ जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी व अन्य अशुद्धियाँ मिली होती है, जो प्राय बहुत कम मात्रा में होती है। इनकी आकृति एवं रंग गेहूँ, चावल व दाल से भिन्न होती है। इन अशुद्धियों को हाथ से निकालते हैं, इसे बिनना या हस्तचयन कहते हैं। ये चित्र में दर्शा भी रखा है, एक महिला है जो बिनना विधि अपना रही है। दूसरा है अपने छानना। छानना में देखिए, आटा गूंथने से पहले आपकी माताजी आटे को छानती है। भूसा व अन्य अशुद्धियाँ छननी के ऊपर रह जाते हैं और शुद्ध आटा छलनी से छनकर नीचे आ जाता है। भवन निर्माण वाले स्थानों पर आपने प्राय देखा होगा कि चालनों की सहायता से रेत में से कंकड़ तथा पत्थर अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को छानना या चालना कहते हैं। ये चित्र में दोनों विधियां दर्शा रखी है। तीसरा है अपना निषंदन। निषंदन में देखिए, आइए हम अब देखें कि गंदले जल में से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं। गतिविधि दर्शा रखी है कि एक छन्ना कागज़ लीजिए व इसको चित्र 3.6 के अनुसार, ये 3.6 वाला चित्र दर्शा रखा है के अनुसार मोड़कर एक शंकु की आकृति तैयार कीजिए। इसे एक कीप में लगाकर नीचे रखिए। गंदले जल को छने कागज़ पर धीरे धीरे सावधानी से उड़ेलिए। कीप का 2/3 भाग भर जाने पर हम देखते हैं कि छना कागज़ मिट्टी के कणों, कंकड़ को कागज़ पर ही रोक लेता है, जबकि जल को नीचे जाने देता है। तो ये विधि दर्शा भी रखी है चित्र में, इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप। छना कागज़ यानी फिल्टर पेपर द्वारा मिट्टी एवं जल को अलग कर सकते हैं। अब इसे कहते क्या है वो देखिए कि ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना निषंदन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, अच्छे से अपने नोट्सों में नोट कीजिएगा इसको। चौथा है अपना निष्पावन या फटकना। घरों में आपकी माताजी को सूप से गेहूँ व चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। सूप की सहायता से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को पृथक करने की प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। खलिहानों में किसान अनाज को ऊंचाई से गिराते हैं। अनाज भारी होने के कारण पास में गिरता है, जबकि हल्का भूसा वायु के प्रवाह से दूरी पर अलग हो जाता है। इस प्रकार किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। ये चित्र में दर्शा भी रखा है, एक किसान है इस विधि को यूज कर रहा है। पांचवा है अपकेंद्रण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि आपने घरों में दही से मक्खन को आपने घरों में दही से मक्खन और छाछ को पृथक होते हुए देखा होगा। यह कैसे होता है, आओ जानकारी करें। बिलौनी की सहायता से दही को पात्र में वर्ताकार घुमाया जाता है, जिससे भारी अवयव यानी छाछ नीचे रह जाती है एवं हल्का अवयव मक्खन ऊपर आ जाता है। यह क्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। तो ये अपकेंद्रण द्वारा दही को बिलौना दर्शाया हुआ है। छठा है थ्रेसिंग। खेतों में विभिन्न धान के पौधों को सुखाया जाता है। तत्पश्चात अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए सूखे पौधों को पत्थर या लकड़ी के पट्टों पर पीटते हैं। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल इस हेतु थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ये चित्र में दर्शा रखी है दोस्तों, थ्रेसिंग वाली। सातवां है वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए गतिविधि दर्शाइए दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले कि एक चाइना डिश लीजिए, उसको लगभग आधा पानी से भरिए। इसमें 1 चम्मच नमक डालकर मिलाइए। अब पानी को चित्र 3.11 के अनुसार गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चाइना डिश का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और चाइना डिश में नमक शेष रह जाता है। इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। इसमें वाष्पीकरण के लिए जल को छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा करते हैं, जिन्हें लेगुन कहते हैं। तो ये चित्र में लेगुन दर्शा भी रखी है। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है तथा नमक क्यारियों में बच जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी द्रव्य को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है।
8वीं अपनी चुंबकीय पृथक्करण विधि। एक गतिविधि है इसकी। सबसे पहले देखिए कि एक कागज पर रेत व लोहे की छीलन का मिश्रण लीजिए, चुंबक को मिश्रण के पास ले जाइए, बार बार यह क्रिया दोहराइए। हम देखते हैं कि लोहे की छीलन चुंबक पर चिपक जाती है और रेत कागज पर रह जाती है। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक किया जाता है। ये चित्र में दर्शा रखी है। 9वीं है उध्रुवपातन। उध्रुवपातन में क्या होता है कि घरों में प्राय ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए हम नेफ्थिलीन की सफ़ेद गोलियां रखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह गोलियां छोटी या गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आओ जानकारी करें। कुछ ठोस गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ठंडा करने पर वाष्प से बिना द्रव्य में बदले ही पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को उध्रुवपातन कहते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें ठोस को गर्म करते हैं तो वाष्प में, और वाष्प को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। नीचे ये अभिक्रिया दर्शा भी रखी है। हम उध्रुवपातन के द्वारा नमक एवं नौसादर के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आइए देखिए, ये गतिविधि दूसरी है। देखिए, चाइना डिश में नौसादर एवं नमक का मिश्रण लीजिए, इसे तिपाई स्टैंड पर रखकर इसके ऊपर कांच की एक कीप को उल्टा करके ढक दीजिए। कीप की मुँह को रुई से बंद कर दीजिए। डिश को तब तक गर्म कीजिए जब तक कि मिश्रण में से सफ़ेद धुआं न निकलने लगे। मिश्रण को गर्म करना बंद कर दीजिए तथा कीप को कुछ देर ठंडा होने दीजिए। हम देखते हैं कि कीप की सतह पर सफ़ेद पदार्थ जमा हुआ दिखाई देता है। यह नौसादर है और चाइना डिश में शेष नमक रह जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये आपको अध्यापक की उपस्थिति में करनी है, यानी शिक्षक की उपस्थिति में आप लैब में करके देख सकते हैं। 10वीं है अवसाधन व निथारना। इसकी गतिविधि में देखिए, कांच का एक बीकर लीजिए, उसको जल से लगभग आधा भरिए, उसमें 1 चम्मच बालू रेत डालकर हिलाइए। आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि बालू रेत बीकर में नीचे बैठ जाती है। तो मिश्रण में भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसाधन कहते हैं। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानीपूर्वक दूसरे बीकर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निथारना कहलाती है। ये दोनों दर्शा रखी है कि मिश्रण में जो भारी कण है वो एक बार में नीचे बैठ रहे हैं, तो ये तो हो गया अवसाधन। और दूसरे बीकर में जब इसको सावधानीपूर्वक डाल रहे हैं, निथारना, ये प्रक्रिया में आ जाएगा। गंदले जल में फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो गंदले जल में इसी गतिविधि के लिए, यानी जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं, जो मतलब अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है, साफ जल ऊपर आ जाता है। गतिविधि देखिए, कांच के एक बीकर में गंदला जल लीजिए, इसमें धागे से बंधा हुआ फिटकरी का टुकड़ा डालिए और इसे घुमाइए। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि मिट्टी के कण भारी होने के कारण बीकर के पेंदे में बैठ जाते हैं और शुद्ध जल को ऊपर से निथार कर अलग कर लेते हैं। 11वीं विधि है अपनी आसवन। जलाशयों तथा में अशुद्धियाँ घुली रहती है, अतः ऐसा जल प्रयोगशालाओं में या दवाई बनाने में काम नहीं आता है। प्रयोगशाला में तथा इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई अशुद्धियों को दूर कैसे करते हैं, इसके लिए गतिविधि है दोस्तों कि केतली में जल लीजिए व उसे गर्म कीजिए। धातु की एक प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी है। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। द्रव्य का वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। पानी की अशुद्धियाँ केतली में रह जाती है। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव्य जल में परिवर्तित हो जाती है। यह द्रव्य बूंद बूंद बनकर बीकर में एकत्रित हो जाती है। भाप को द्रव्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। किसी वेलन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो ये चित्र में दर्शा रखी है दोस्तों कि द्रव्य से वाष्पन की क्रिया वाष्प में बदल जाएगी और संघनन की क्रिया के द्वारा वापस द्रव्य में बदल जाएगा। ये पाठ का सार है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर देखिएगा।
अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, गेहूं से कंकड़ को अलग कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो इनके जो आंसर है दोस्तों पहले से लगा रखे हैं, इन पे आप मत जाइएगा, गलत लगा रखे हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। कि देखिए, ए है फटकना, ब है चुंबक और स है बिनना और द है थ्रेसिंग। तो कौन सी विधि से अलग करते हैं? बिनना दोबारा से करते हैं, तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा। जिस बच्चे की ये बुक है उसने पहले से गलत लगा रखे हैं, तो इन पे आप लगाए हुए निशानों पे मत जाइएगा। दूसरा है, दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है? ए है आसवन, ब है अपकेंद्रण, स है छानना और द है वाष्पन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। सममांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो सममांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? पहला देखिए, ए शक्कर व दूध का मिश्रण, ब रेत व लोहे का मिश्रण, स मिट्टी व पानी का मिश्रण और द है तेल व पानी का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट ही हो जाएगा, शक्कर व दूध का मिश्रण। चौथा है, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए देखिए वाष्पन, ब संघनन और स आसवन और द थ्रेसिंग। तो भाप को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं दोस्तों? संघनन अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। चने व गेहूं के मिश्रण से चने को खालिस्तान द्वारा पृथक किया जाता है। तो किससे किया जाता है दोस्तों? बिनना से करते हैं। तो इसका राइट आंसर बिनना हो जाएगा। किसी द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तीसरा है, शरबत खालिस्तान का उदाहरण है, तो एक मिश्रण है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। चौथा है, दवाइयाँ बनाने में तो किसका उपयोग करते हैं? दवाइयाँ बनाने में कौन से जल का उपयोग करते हैं दोस्तों? अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं। फिर ये देखिए, मिलान में देखिए आप, ऊर्ध्वपातन है, तो ऊर्ध्वपातन में से अपने क्या करते हैं? नमक व नौशादर का मिश्रण है, उसके लिए यूज करते हैं अलग करने के लिए। छानना में देखिए, गंदे जल या गंदे पानी से मिट्टी अलग करना। चुंबकत्व से देखिए, रेत व लोहे का मिश्रण अलग करना। और वाष्पन से क्या है? समुद्री जल से नमक प्राप्त करना है। तो आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइए मेरे को। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट और लाइक दोस्तों बहुत कम आ रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उस मेहनत का परिणाम आप एक लाइक के साथ और कमेंट के साथ दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।